प्रस्तुत है डॉक्टर पुष्पलता प्रताप के द्वारा लिखित पुस्तक यात्रा के पड़ाव का स्वर पाठ। स्वर डॉक्टर अतुल भटनागर का है। उत्तरार्ध, पहला पड़ाव, नया जीवन, नए साथी। पुरुष वर्ग प्रबुद्ध था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल जी, एनी बेसेंट से मिलकर उनके साथ सुधारवादी कार्य करने में अग्रसर हो चुका था, परंतु अंतःपुर तक यह उजाला नहीं फैल पाया था। नारी वर्ग अपने सुदृढ़ परंपरागत हिंदू विचारों के अनुसार आचरण करता था तथा जाति पाति को अटूट बंधन मानता था। घर की स्त्रियां ये नहीं समझ पाईं कि ऐसा इस धराधाम में क्या उलटफेर हुआ कि इस कुलीन परिवार के पुरुष बारात सजा कर ले गए और एक विजातीय लड़की ब्याह कर ले आए, वह भी कायस्थ। रीति नीति टूटने से उनके मन का सशंकित व आकुल होना स्वाभाविक था। वे ये समझ ही नहीं पाती थीं कि छुआछूत व नेम धर्म की सिरमौर मेरी सास मेरे हाथ का छुआ पानी कैसे पी लेती हैं। ऐसा तो त्रिभुवन में नहीं सुना था या देखा था। मुझे सबसे निरापद और सुरक्षित स्थान सिद्धाश्रम ही लगता था। कोई भेदभाव नहीं करता था। छोटे जेठ तो हमेशा हंस हंस कर बोलते थे और बैठाकर पार्वती बुआ के व मथुरा के किस्से सुनकर हंसा करते थे। कभी कभी अपनी विनोद प्रियता के कारण मुझे कायस्थों पर प्रचलित व्यंग सुनाते थे। इस पर मेरी सास उनसे कहती, उनसे का कहत हो, वे कायस्थ नहीं नी, हमरे गोद की हां। वे मेरे ससुर के समान पुराने कला चित्रों में बहुत रुचि लेते थे। मुझे भी बताते व सिखाते थे। सबसे मिलजुल कर रहने में सिद्धाश्रम में मेरा मन लगने लगा था और मैं घर के कायदे भी कुछ कुछ सीख चली थी। महाराजिन सबका खाना बनाती थी, पर हमारी सास अपना दाल भात छोटी छोटी बटलोई में मुटका पहनकर स्वयं बनाती थीं। वे किसी की छुई रसोई नहीं खाती थीं। पान की चौकी पर सब जमा होते थे। वहीं छोटे से खटोले पर हमारी सास बैठी बैठी घर चलाती थीं। सवेरे से बहुत काम होता था। 5 बजे दाई आकर सारा आंगन, वरांडा, खाने का घर धोती थी। बउआ जी खटोले पर बैठकर दाल, चावल, जीरा बीनती थीं। तरकारी काटकर रसोई की सब तैयारी करके रख देती थीं। 9 बजे महाराजन आती थी और 12 बजे रसोई परोस दी जाती थी। सब काम घड़ी देखकर होता था। मुझे समय की पाबंदी व घर की सफाई बहुत ही अच्छी लगती थी। बस पान खाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। सारा घर सारे दिन पान खाता था लगा लगा कर। 2 ढोली पान रोज उठते थे। सूरजबली 7 बजे आकर दाई को पुकार कर हाजिरी देते थे। बीच में दाई को खड़ी करके हमारी सास जो सामान मंगाना होता वह बताती थी। यह भी कहती दाई से कि कह दो पान तनी मजे के लाएं, कल के तो चौपट रहे, लड़कन बिगड़त रहे। मनोहर दास कटरे के मुनीम जी ने कलकत्ते से बनारस रुपया भेजने का एक सरल उपाय निकाल लिया था। नोटों को बीच में से आधा काट कर एक गड्डी एक दिन, दूसरा हिस्सा 1-2 दिन बाद डाक से भेज देते थे। बाद में उन्हें आपस में चिपकाकर प्रयोग में लाया जाता था। ना मनी ऑर्डर का झंझट, ना चेक की तवालत। एक बार जब पहली गड्डी नोटों की आई तो पुआ भाई साहब ने हमारी सास को रखने को दे दी। 2 दिन बाद जब नोटों का बाकी हिस्सा आया तब वे बउआ जी से आधे नोट मांगने आए
कि चिपका कर प्रयोग में लाए जा सकें। कुछ देर ढूंढने के बाद बउआ जी बोली, बच्चा, नोट तो ना ही मिल रहे हैं, हिया पान की चौकी पर रख दिए रहे। लगत है झाड़े बुहारे में एहर ओहर हो गए। बुआ भाई साहब बोले, भाई नोट तो जरूरी चीज है, ढूंढे के पड़ी, मरछिया से पूछिए। इस पर मरछिया दाई ऊंची आवाज में चिल्लाकर बोली, भैया जी, हम कुछ नहीं जानते, जौन कुछ बहूजी नीचे फेंक देन रहा, हम झाड़ बटोर कर फेंक दिया, बस। इस पर भैया जी ने जानना चाहा कि कहां फेंक आई। फिर चिल्लाकर बोली, घूंघट थोड़ा नीचा कर लिया, आवाज और ऊंची, भैया जी, खितवा के कुनवा में। जाकर ढूंढने पे आधे नोट उसी लिफाफे में पड़े मिल गए। बुआ भाई साहब बड़बड़ाते हुए आए, शाह खानदान की पतोहुअन पर भी लगत है झक्कड़ शाह का भूत सवार है, मोहरे लुटाएं कोयले पे छाप। इस पर भौआ जी बोली, अरे आधे नोट किसी के हाथ पड़ भी जाते तो कौन काम के होते। भाई साहब बोले, और बउआ, बाकी आधे हमरे हूं काम के न रहते, ई नहीं सोचियो। बउआ जी ने अपनी मजबूरी बताई, बच्चा, जे बखत तू नोट थमायो, हमरा ध्यान मरछिया की तरफ रहा, चटनी पीसे का सामान उसे दे दिया रहा। अगर जरा हमारी नजर चूक जाती तो निगोड़ी झट हींग की डली निकाल लेती या जीरा ही आधा बांध लेती। अब हम का देखी बच्चा, कुल गिरस्ती हमरे ही जिम्मे है ना। पुआ भाई साहब यही कहते बाहर चले गए, चटनी बचा लेहिन, नोट फेंक दे।